जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। मैं आभास कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का रक्षक सीरीज की यूपी जी के क्लास में। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है हमारा। और इसमें आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में बब्बर शेर सफारी मतलब कि लायन सफारी स्थित है? तो बब्बर शेर सफारी जो स्थित है वो इटावा में स्थित है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे सिर्फ लायन सफारी ही नहीं है। अगर आप लोग गए होंगे देखने तो सिर्फ इसमें लायन सफारी ही नहीं है, यहाँ पे 5 सफारियाँ हैं। तो 5 सफारियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है लायन सफारी, लायन सफारी, लायन सफारी। और दूसरी जो है वो टाइगर सफारी, टाइगर सफारी, टाइगर सफारी। तीसरी जो है तेंदुआ सफारी, तेंदुआ मतलब कि लेपर्ड सफारी। और जो चौथी है वो भालू मतलब कि बियर, भालू सफारी। और जो पांचवी हो जाएगी वो हिरण सफारी, हिरण सफारी। देखिए, आप लोगों में से जो लोग भी गए होंगे वहाँ पे देखने, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि जो ये सभी जानवर जो रहते हैं, ये इनका एक बड़ा सा जो क्षेत्र रहता है वो जाली से घिरा रहता है और उसी में ये लोग रहते हैं। और उसी लायन सफारी जो वो है उसी में क्या रहता है, पार्क जो है उसमें रोड बनी है। और आप लोग जब जाओगे तो आप लोगों को गाड़ियों में बिठा के, जो गाड़ियां बंद रहती हैं और उसमें जालियां लगी रहती हैं, उसमें आप लोगों को बिठा के पूरा लायन सफारी और ये जो भी ये लायन सफारी, टाइगर सफारी, तेंदुआ सफारी, भालू सफारी, हिरन सफारी, ये पूरा दिखाया जाएगा आपको। ठीक है। तो अब इसके जो एक और पॉइंट है जिस पे आ जाते हैं कि ये जो लायन सफारी है ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये 865 एकड़ में फैला है। ठीक है, ये 865 एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था इस लायन सफारी को? उद्देश्य इसका क्या था लायन सफारी बनाने का? तो यहाँ पे गुजरात के गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से शेर लाए गए थे। ठीक है, तो उनका संरक्षण करना इसका उद्देश्य था मुख्य रूप से। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किस शहर को पूर्व का ग्रास, ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा जो हो जाएगा वो कन्नौज हो जाएगा। और कन्नौज को पूर्व का ग्रास क्यों कहते हैं? तो इसे पूर्व का ग्रास इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रांस, फ्रांस का शहर, फ्रांस का शहर है ग्रास। ठीक है, तो शहर है वो क्या है कि वो पूरी दुनिया में, दुनिया में अपने इत्र के लिए कह लो या परफ्यूम के लिए कह लो, इत्र लिखते हैं। ठीक है, इत्र के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इसी को इत्र की राजधानी कहते हैं, फ्रांस के ग्रास शहर को, इस शहर को। ठीक है, इसीलिए और हमारे भारत में इस कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, तो इसीलिए इसे पूर्व का ग्रास कहते हैं। ठीक है। और देखिए, कल कल वाली क्लास में मैंने जो बताया था कि जो कन्नौज में परफ्यूम बनती है, अच्छी अच्छी परफ्यूम बनती हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो मिट्टी, मिट्टी की खुशबू, मिट्टी की खुशबू वाली एक इत्र है वहाँ पे। क्या होता है, जिसे जब बारिश होती है और बारिश की बूंद जब ज़मीन पे पड़ती है तो ज़मीन से जो मिट्टी की खुशबू आती है उस तरीके की खुशबू की एक इत्र यहाँ पे बनती है जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, आ जाते हैं नंबर 3 क्वेश्चन पे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1866 में हुई थी। तो 1866 में, 1800 ये डेट जो थी वो 17 मार्च। ठीक है, 17 मार्च 1866 में हुई थी। अच्छा, इसकी जो स्थापना है वो पहले जो शुरुआत में आगरा, आगरा में हुई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो है 1859 में चलाई गई थी। 1859, इसकी डेट जो हो जाएगी वो 3 मार्च हो जाएगी। ठीक है, ये 3 मार्च हो जाएगी इसकी डेट। और ये कहाँ से कहाँ तक? तो ये चलाई गई थी इलाहाबाद
जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, और इलाहाबाद से कानपुर, और इसकी दूरी जो लगभग थी वो 190 किलोमीटर। ठीक है, अब ये तो उत्तर प्रदेश की हो गई। और भारत की जो है वो भारत की 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे, ठीक है, तक चलाई गई थी। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 7.33% हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और भारत का कितना हो जाएगा? यूपी का इतना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये यूपी जो है चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पिटवा या परहिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती हैं? तो पिटवा या परहिया जो जनजातियां हैं वो मुख्य रूप से निवास करती हैं सोनभद्र में। और ये जो जनजातियां हैं ये वन या पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती हैं। ठीक है, वन या पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती हैं, और इन्हें यूपी सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति में रखा हुआ है। ठीक है, और जो सबसे अधिक जनजातियां हैं वो हमारे यूपी के सोनभद्र में ही हैं, यूपी के। ठीक है, तो आ जाते हैं हम नंबर 7 क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो हर्षवर्धन ने, बताइए कहाँ पे किया था? तो ये हो जाएगा कन्नौज और प्रयाग। ये प्रयाग जो लिखा है, ये प्रयाग क्या मतलब है? प्रयागराज। ठीक है, कन्नौज और प्रयाग में किया था। और ये जो कन्नौज में महायान बौद्ध धर्म सिद्धांतों को प्रचारित करने के लिए किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में देश का पहला क्षेत्रीय फिल्म सिटी स्थापित किया जा रहा है? अच्छा देखिए, ये मैंने जो इमेज लगाई हुई है ये नोएडा की है ये, लेकिन नोएडा की जो है वो फिल्म सिटी की है। और यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा ये गोरखपुर वाला। अच्छा, ये गोरखपुर में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्रीय फिल्म सिटी। ठीक है, क्षेत्रीय फिल्म सिटी जो है गोरखपुर में कहाँ पे लग रही है? तो गोरखपुर के ताल नदौर में। ठीक है, और ये 100 एकड़ भूमि में बन रहा है। 100 एकड़ भूमि में बन रहा है। ये जो इसमें ये क्षेत्रीय फिल्म सिटी का मतलब है कि गोरखपुर में जो बन रही है, ऐसे आप लोगों को मैंने बताया था कि एक फिल्म सिटी जो है वो नोएडा में भी बन रही है, जेवर के आसपास। तो ये क्षेत्रीय फिल्म सिटी का मतलब है कि यहाँ पे जो गोरखपुर में जो फिल्में बनेंगी, मूवी बनेगी, जो भी होगा वो क्षेत्रीय भाषा और भोजपुरी हो गया और क्षेत्रीय भाषाओं में बनेगी। जबकि नोएडा वाली जो है वो बॉलीवुड वाली बनेंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में बनेंगी। तो गंडक परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा दूसरा राज्य लाभान्वित होता है? तो ये दूसरा राज्य जो लाभान्वित होता है वो बिहार होता है, और बिहार के साथ साथ नेपाल भी लाभान्वित होता है। नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल ये तीनों इससे लाभान्वित होते हैं। और यूपी के जो मुख्य रूप से लाभान्वित होते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो उसमें आ जाते हैं महाराजगंज और कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, ये मुख्य रूप से लाभान्वित होते हैं। और बिहार के देख लेते हैं एक दो, बिहार के देख लेते हैं चंपारण,
मुजफ्फरपुर। देखिए अपने जो यूपी में है वो मुजफ्फरनगर है और ये वाला ये मुजफ्फरपुर है, ठीक है। दरभंगा, ये वहाँ के मुख्य डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इससे लाभान्वित होते हैं। नेपाल भी इसके पानी का यूज करता है। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कंपिल मेला का आयोजन किस समुदाय के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा जैन समुदाय के लिए। अच्छा, जैन समुदाय के लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ का जन्म स्थान है ये कंपिल, ठीक है। ये फर्रुखाबाद में पड़ता है, ये पड़ता है फर्रुखाबाद में। अच्छा, फर्रुखाबाद में पड़ता है तो ये फर्रुखाबाद जो है ये गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। अब आ जाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी विपुल अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है? तो अवनालिका अपर्दन के लिए जो जानी जाती है वो चंबल नदी है। अब अवनालिका अपर्दन आप ऐसे समझें कि जैसे हमारी गंगा नदी जो है, अब गंगा नदी जो जाती है वो उसकी धारा जो आप लोगों ने देखी होगी कि जहाँ से बह रही है वहीं से बहती है, लेकिन ये जो चंबल नदी है ये कहीं से भी बहने लगती है, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे ये होता है, इसको मुख्य रूप से जो देखा जाता है वो इटावा आगरा में होता है। ये बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है। बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा चंबल के बीहड़ मशहूर हैं, बदमाश रहते थे ना पहले वहाँ। वर्ष 1937 के चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश तब संयुक्त प्रांत में गठित सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री ये हो जाएंगे रफ़ी अहमद किदवई। बहुत से दोस्त हमारे इनके नाम से परिचित होंगे और बताया जाता है कि ये शायद ये बाराबंकी के थे, ठीक है। और ये तो सीएम थे। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन हिंडाल्को कहाँ पर स्थित है? देखिए हिंडाल्को जो स्थित है रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है। देखिए हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन जो है इसको पहले कहते थे, ठीक है। अब जो इसका नाम बदलकर हिंडाल्को कर दिया गया है, इसको हिंडाल्को ही कहते हैं अब। तो इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी, और जबकि ये कार्य शुरू इसने किया 1962 में, ठीक है। तो ये जो स्थापना हुई थी वो आदित्य बिड़ला समूह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये साम्यवादी आंदोलन इसके विरुद्ध था ये मुकदमा, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज लोगों को डर था कि ये जो नेता लोग हैं, ये साम्यवादी जो नेता हैं, ये लोग उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस चीज़ का उनको डर था और इसीलिए उन्होंने इसमें मुकदमा दर्ज किया सब पे। उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क किन स्थानों पर स्थापित है? देखिए उत्तर प्रदेश में जो एग्रो पार्क है वो इसमें स्थापित है लखनऊ और वाराणसी। अच्छा, ये लखनऊ में नहीं है, ठीक है। ये मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलता है, अगर देखेंगे आप तो बाराबंकी। हालांकि बाराबंकी की कुर्सी रोड जो है उस पर स्थापित है, इसीलिए इसको लखनऊ में कहते हैं, ठीक है। लखनऊ और वाराणसी। और अब आ जाते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है जौनपुर शहर की स्थापना किसकी याद में की गई थी? ये आप सभी को पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो अभी पता हो जाएगा। तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां इसकी याद में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना जो है वो 14वीं शताब्दी 1359 ईस्वी के लगभग
इसके लगभग हुई थी। ठीक है, अच्छा इसको जो इसकी जो स्थापना की थी, स्थापना ये किसने की थी? तो ये इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और इस जौनपुर को सिराज सिराज ए हिंद सिराज ए हिंद कहते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है, जिसे जेजाग भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था? तो देखिए, कालिंजर का जो किला स्थित है वो बांदा में है। कालिंजर का किला बांदा में स्थित है। और इस पे जो इस कालिंजर के किले पे जो शासन था, कालिंजर के किले पे जो शासन था वो चंदेल राजाओं का था। ठीक है, और ये जो कालिंजर का किला है ये विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, और देखिए इससे संबंधित आप लोगों का एक और तथ्य है, जो कि ये है कि शेर शाह की मृत्यु जो है वो इसी किला को ये जीतने आया था तब हुई थी। ठीक है, कि मृत्यु इस किले को जीतते समय, ठीक है, उस समय इसकी मृत्यु हुई थी, इसी किले को जीतते हुए। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत काला नमक चावल किस जिले का उत्पाद है? भाई साहब देखिए, काला नमक, ऐसा लग रहा है कि चावल जल गए हों लेकिन ऐसा नहीं है। इस चावल का जो कलर है वो काला है, और इसीलिए काला नमक चावल इसको कहते हैं। ODOP में मतलब कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इसको रखा गया है। और ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो सिद्धार्थनगर हो जाएगा। अब क्या है कि इसी चावल को, काला नमक चावल को बुद्ध का महाप्रसाद कहते हैं। अच्छा, बुद्ध का महाप्रसाद इसे क्यों कहते हैं? तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसके बाद यहाँ के लोगों को प्रसाद के रूप में बुद्ध ने यही जो चावल है वो बुद्ध ने दिया था। और इसकी खासियत जो है वो पकने के बाद, जिसे हमारे चावल क्या है कि हम लोग अपने चावल पकाते हैं तो पकने के बाद थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं, लेकिन ये जो इसका जो साइज है वो यही साइज रहता है, लेकिन पकने के बाद ये सुगंध और स्वादिष्ट हो जाता है। इसकी सुगंध बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, और इसको आप लोग भी एक बार खा के देखिए, हालांकि मैंने भी खाया नहीं है, लेकिन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थल को यूनेस्को की अंतरिम सूची में सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? वाराणसी के गंगा घाट। वाराणसी के गंगा घाट जो हैं इनको 2021 में शामिल किया गया। और ये सारनाथ जो है, सारनाथ वालों को शामिल किया गया 1998 में। ठीक है, अब आ जाएंगे उत्तर प्रदेश की कीठम झील सुर सरोवर, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया था, किस जिले में है? तो ये हो जाएगी आगरा में, और इसे नवंबर 2020 में घोषित किया गया। अच्छा, ये कीठम झील जो है, ये जो झील है, इसको पहले आगरा में जो पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये, अब आप लोग देख रहे हैं किसके लिए यूज हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षियों की जो 100 से अधिक जो प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पे आती हैं, और यही है बस। और क्लास हमारा ख़त्म हुआ। ये सर है, इनकी क्लास चलती है मैथ्स की, आप लोग एक बार देखिएगा, अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और धन्यवाद सभी को। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कर देना। धन्यवाद।